जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ नए ऊर्जा के साथ, और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। चूँकि उत्तर प्रदेश एचजीएस का सिलेबस आ चुका है और उसमें नए अधिनियम को ऐड किया गया है। साथ ही केंद्रीय सरकार द्वारा जुलाई में इस अधिनियम को लागू करने की भी उद्घोषणा हो चुकी है। पहले से ही गजट हो चुका है। तो मेरा मानना है कि अब इन सब सेक्शनों का रिवीजन जितना जल्दी हो सके सभी लोग कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शुरुआत हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से करते हैं और एक एक ट्रायल को पहले देखा जाएगा कि क्या है इसमें, कहाँ अंतर है। जहाँ तक हमने पढ़ा है इसमें कोई बहुत अंतर नहीं है। कहीं एक दो चीज़ों में, जैसे आपके मजिस्ट्रेट ट्रायल में है कि चार्ज फ्रेम होने के बाद भी 2 महीने के भीतर आप डिस्चार्ज के लिए एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। ये थोड़ा सा नया है। बाकी और सब कुछ चीज़ें नहीं है, नहीं तो बाकी सब पुरानी ही है, बस सेक्शन बदला हुआ है। जहाँ तक ये सेशन ट्रायल का देखा जाए तो धारा 248 से लेकर के 260 तक सेशन ट्रायल का वर्णन किया गया है। कंटेंट्स लगभग लगभग सब वही है, कुछ भी इसमें बदला नहीं है, सिर्फ धारा बदल गया है। तो हम लोग एक एक करके रिवीजन कर लेते हैं ताकि सब लोगों का कंठस्थ भी हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा। जैसे कि धारा देखा जाए सेक्शन 248 में लिखा है कि इन एवरी ट्रायल बिफोर ए कोर्ट ऑफ सेशन द प्रोजिक्यूशन शैल बी कंडक्टेड बाय ए पब्लिक प्रोजिक्यूटर। अब यही बात सेम धारा 225 में वहाँ दिया गया था। पूर्व के जो सीआरपीसी की धाराएं हैं उसमें भी वही बात कही गई थी। यहाँ भी देखिए धारा सेक्शन 249 में वेन द एक्यूज अपीयर आर इज ब्रॉट बिफोर द कोर्ट, यदि न्यायालय के सामने कोई अभियुक्त उपस्थित होता है या लाया जाता है तो इन परसुएंस ऑफ ए कमिटमेंट ऑफ द केस अंडर सेक्शन 232 आर अंडर एनी अदर लॉ। अब देखिए कमिटमेंट यहाँ पे क्या है ना कि सेक्शन बदल गए हैं। वहाँ पे जो कमिटमेंट होता था, अब यहाँ ये कह रहा है कि या तो कमिटमेंट की गई है, कमिटल किया गया है 232 के तहत, आर अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स द prosecutor shall open his case by describing the charge brought against the accused and starting by what evidence he proposed to prove the guilt of the accused। वहाँ भी 226 में सीआरपीसी में यही बात कही गई थी कि जब भी ऐसा कुछ होता है सेशन ट्रायल के सामने तो सबसे पहले अभियोजन जो होगा, अभियोजक होगा, वो इस बात को, सारे एविडेंस को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करेगा सेशन कोर्ट के सामने कि वो किन किन एविडेंस के माध्यम से दोषसिद्धि साबित करना चाहता है। अब यहाँ फिर 250 में देख लिया जाए 250 से धारा 250 में इसका क्लास 1 कह रहा है कि द एक्यूज्ड में प्रीफर एन एप्लीकेशन फॉर डिस्चार्ज within a period of 60 days from the date of commitment of the case under section 232। अब ये एक चीज़ नया आ गया है, यही चीज़ हम लोग को कंपेयर करके देखना है। यहाँ 250 में, धारा 250 में ये कहा गया है कि यदि कोई कमिटल की जाती है किसी अभियुक्त को सेशन कोर्ट को ट्रायल के लिए, तो वहाँ उसके कमिटल होने के 60 दिन के भीतर वो क्या कर सकता है कि डिस्चार्ज के लिए अपने एप्लीकेशन को मूव कर सकता है कि हम या इस अपराध के अपराधी नहीं हैं। दूसरा कह रहा है इसका, इफ़ अपॉन कंसिडरेशन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द केस एंड द डॉक्यूमेंट सबमिटेड देयर विथ एंड आफ्टर हियरिंग द सबमिशन ऑफ द एक्यूज्ड एंड द प्रोजिक्यूशन इन दिस बिहाफ द जज considers that there is not sufficient ground for proceeding against the accused, he shall discharge the accused and record his reason for so doing। यदि न्यायाधीश महोदय को, न्यायालय को लगता है सेशन कोर्ट को कि अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तो वो डिस्चार्ज कर देगा और इस बात का कारण अभिलिखित करेगा। अब यहाँ 251 से कहानी चालू होती है जो हम लोग देखते थे धारा 228 और 29 में, वो चीज़ अब यहाँ पे लिख के आ रहा है 251 में। कह रहा इफ़ आफ्टर सच कंसिडरेशन एंड हियरिंग एज एफोरसेड द जज इज
of opinion that there is ground for presuming that the accused has committed an offense which, यदि वो presume करता है न्यायालय जज जो है कि उसके विरुद्ध कोई अपराध बन रहा है, तो क्या करेगा, इज नॉट एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, यदि सेशन कोर्ट के समक्ष वह एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय नहीं है, तो क्या करेगा, ही मे फ्रेम ए चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज एंड बाय ऑर्डर ट्रांसफर द केस फॉर ट्रायल टू द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एनी अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ the first class and direct the accused to appear before the chief judicial magistrate or the judicial magistrate of the first class on such date as he deems fit, and thereupon such magistrate shall try the offence in accordance with the procedure for the trial of warrant cases instituted on a police report। अब जैसे हम लोग धारा 228 में वहाँ पढ़े थे, उसी तरीके से यहाँ पर भी ये लिखा गया है कि अगर जो वो एक्सक्लूसिव ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट नहीं है तो उसके विरुद्ध चार्ज फ्रेम करके चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को भेज दिया जाएगा और वो उसी प्रकार ट्रीट करेगा जैसे कि वो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामला है। अब ये अगर जो एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट है तब क्या करेगा, तो क्लास बी कर रहा है कि इज एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय द कोर्ट he shall frame in writing a charge against the accused within a period of 60 days from the date of first hearing on charge। मतलब वो जो चार्ज उसके पास भेजा गया है उसके 60 दिन के भीतर चार्ज फ्रेम करेगा, और फिर वही बात होगा कि आगे वाले क्लास में दिया होगा कि गिल्टी करने के लिए उसे पूछा जाएगा, एक्सप्लेन करके बताया जाएगा, वो गिल्टी करता है तो फिर उसको दोषित किया जाएगा, अन्यथा जो है ट्रायल किया जाएगा। यहाँ पे ये जो क्लास बी है ये भी एक नया चीज़ जुड़ गया है, इसको भी नोट करने की ज़रूरत है कि इज एक्सक्लूसिव ट्राइबल बाय द कोर्ट ही शैल फ्रेम इन राइटिंग ए चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज विद इन ए पीरियड ऑफ 60 डेज। ये 60 डेज काउंट करने वाला चीज़ है। और फिर दूसरे क्लास में कह रहा है कि वेयर द जज फ्रेम एनी चार्ज अंडर क्लास बी ऑफ सबसेक्शन 1 the charge shall be read and explained to the accused present either physically or through audio video electronic means, and the accused shall be asked whether he plead guilty of the offence charged or claim to be tried। मतलब इसमें ये भी एक नया चीज़ इसमें जोड़ दिया गया है कि यदि वो व्यक्ति प्रेजेंट नहीं है वीडियो का से, जैसे जेल में है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी उसका उपस्थिति दर्ज हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी चार्ज फ्रेम हो जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि वो गिल्टी स्वीकार करता है कि ट्रायल की मांग करता है। अब उसके बाद से फिर ये 252, जैसे वहाँ धारा 229 आ जाता है, 230 आता है, फिर यहाँ पे 252 में आता है कि इफ़ द एक्यूज्ड प्लीड गिल्टी द जज शैल रिकॉर्ड द प्ली एंड मे इन हिज डायरेक्ट डिस्क्रिशन कन्विक्ट हिम देयर ऑन। अब उसके डिस्कशन पे होगा कि वो क्या उसको दंड देगा अगर गिल्टी प्ली करता है तो, और गिल्टी प्ली नहीं करता है तब क्या होगा। तो 253 में कहा गया, धारा 253 में कि इफ़ द एक्यूज्ड रिफ्यूज द प्लीड और डज नॉट प्लीड, या तो रिफ्यूज कर देता है या उसको प्लीड नहीं करता है, आर क्लेम टू बी ट्राइड, या वो क्लेम करता है कि ट्रायल किया जाए, इज नॉट कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 252, या उसको 252 में दोषी नहीं किया जाता है, द जज शैल फिक्स ए डेट फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेज एंड मे ऑन द application of the prosecution issue any process for compelling the attendance of any witnesses or production of any document or other thing। सेम वही चीज़ है। अब इसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है, यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये प्रक्रिया सेशन ट्रायल में जैसे पूर्व में था वैसे यहाँ भी हो रहा है। फिर उसके बाद से धारा 254 कह रहा है कि ऑन द डेट सो फिक्स द जज शैल proceed to take all such evidence as may be produced in support of the prosecution, provided that evidence of the witnesses under this subsection may be recorded by audio video electronic means। यहाँ पे एक प्रोविजो जो बढ़ाया गया है उससे थोड़ा सा अलग हटके है पूर्व के धाराओं में, तो ये यहाँ पे फिर नोट करने वाली बात है, प्रोविजो ये बढ़ा है। फिर उपधारा 2 में इसमें भी चेंजिंग हुई है, इसमें भी कह रहा है कि द डिपोजिशंस ऑफ एविडेंस ऑफ एनी पब्लिक सर्वेंट मे बी टेकन थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स,
यहाँ भी देखिए अमेंडमेंट करके ये क्लास जोड़ा गया है। मतलब अमेंडमेंट का सेंस ये है, मेरा कहने का मतलब कि वहाँ पे ये नहीं था, यहाँ पे ये इस चीज़ को ऐड कर दिया गया है। क्लास 3 कह रहा है कि इसका द जज में इन हिज डिस्क्रिप्शन परमिट द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ एनी विटनेसेस। सॉरी शिट। हम लोग यहाँ थे 254 पे। एक सेकेंड, अब ये चेंज नहीं होगा। द जज में in his discretion permit the cross examination of any witnesses to be deferred until any other witnesses have been examined or recall any witnesses for further cross examination। देखिए यहाँ भी कुछ अंतर नहीं पड़ा है, क्योंकि सेम ऐसे ही पूर्व के ट्रायल में भी था। तो उपधारा 3 में कोई बदलाव नहीं किया गया, वैसे ही एज इट इज है। बस ये उपधारा 1, 2 में बदलाव किया गया है, जो कि यहाँ देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद से धारा 255 देख लेते हैं। ये भी सिमिलर धारा है, जैसे कि धारा 232 में था, आपको वहाँ देखने को मिल रहा था। यहाँ पे इफ़ आफ्टर टेकिंग द एविडेंस फॉर द प्रोसिक्यूशन एग्जामिन द एक्यूज एंड हियरिंग द प्रोसिक्यूशन एंड द डिफेंस ऑन the point the judge considers that there is no evidence that the accused committed the offense, the judge shall record an order of acquittal। अब मतलब यहाँ भी जैसे जो धारा 232 में हम लोग देखे थे पूर्व के एक्ट में, वैसे यहाँ पे भी सेम है। अब फिर पुनः आते हैं हम 256 पे। अगर जो मामला बनता है तब क्या होगा, फिर से जो है डिफेंस लिया जाएगा। अब 258 को हम लोग देख लेते हैं। धारा 258 क्या करता है। आफ्टर हियरिंग आर्गूमेंट एंड पॉइंट ऑफ लॉ इफ एनी द जज शैल गिव ए जजमेंट इन द केस एज सुन एज पॉसिबल within a period of 30 days from the date of completion of argument, which may be extended to the period of 45 days for reason to be recorded in writing। यहाँ देखिए ये भी एक नया चीज़ जुड़ रहा है, जो कि पूर्व के धारा में नहीं था। ये कह रहा है कि आर्गूमेंट हो जाएगा तो उसके बाद से जो है 45 दिन के का वो होगा, पीरियड एक्सटेंड होगा, जिसमें बहस का रीज़न लिखा जाएगा और राइटिंग में रिकॉर्डेड किया जाएगा। फिर इसका जो है क्लास 2 का रहा कि इफ़ द एक्यूज इज कन्विक्टेड द जज शैल अनलेस द प्रोसीड्स इन अकॉर्डेंस विथ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 401 हियर द एक्यूज ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस एंड देन पास सेंटेंस ऑन हिम अकॉर्डिंग टू लॉ। अब इसका कहने का सेंस यही है, जैसे हम लोग वहाँ पे जब देखे थे धारा 235 में, कि उसमें विधि के प्रश्न पर सुना जाएगा कि वो जजमेंट जो होगा 360 और उसका जो है ध्यान रखते हुए, फिर इसमें भी वही बात कही गई 401 का सेक्शन का हवाला देते हुए कि उसको पहले ध्यान में रखा जाएगा और फिर सेंटेंस पे एक बार बहस किया जाएगा विधि के प्रश्न पर। माने कन्विक्शन पे एक बार बहस होगा कि इस पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए सज़ा उस पर। अब धारा 259 कह रहा है कि इन ए केस वेयर ए प्रीवियस कन्विक्शन इज चार्ज अंडर द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 234 and the accused does not admit that he has been previously convicted as alleged in the charge, the judge may, after he has convicted the said accused under section 252
or section 258 take evidence in respect of the alleged previous conviction shall recorded। अब यहाँ भी जो बात है वही चीज़ आ रहा है जैसे धारा 236 में था, यहाँ भी यही बात कहा गया कि वो तब तक इसको नहीं किया जाएगा जब तक कि उसको इस धारा के तहत कन्विक्ट न कर दिया जाए। अब यहाँ एक प्रोविजो है, प्रोविजो में भी ये बात कही गई है जो बात वहाँ 226 में कहा गया था प्रोविजो में कि प्रोवाइडेड दैट नो सच चार्ज शैल बी रीड आउट बाय द जज नार शैल द accused be asked to plead thereto nor shall the previous conviction be referred to by the prosecution or in any evidence added by it unless and until the accused has been convicted under section 252 or 258। मतलब जब तक सेशन ट्रायल द्वारा इस धारा के तहत यदि दोष सिद्ध नहीं कर दिया जाता है तब तक उसका जो है पूर्व दोष सिद्धि का साक्ष्य नहीं लिया जाएगा। अब फिर पुनः हम लोग देखते हैं आखिरी जो इसका सेक्शन है वो है मानहानि के केस में सेशन ट्रायल द्वारा कैसे जो है डायरेक्ट संज्ञान लेकर के ट्रायल किया जाता है। वहाँ पे धारा 237 में इसका प्रोविज़न था, यहाँ धारा 260 में दिया गया है। इसमें क्या अंतर है इसको देख लिया जाएगा। कह रहा है कि ए कोर्ट ऑफ सेशन टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ द सेक्शन 222, यानी कि यहाँ पे 222 में दिया है और पुराने एक्ट में 199 में दिया था। शैल ट्राई द केस इन अकॉर्डेंस विथ द प्रोसीजर फॉर द ट्रायल ऑफ वारंट केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन ए पुलिस रिपोर्ट बिफोर ए कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। सेम बातें कही गई हैं। प्रोवाइडेड में कहा गया कि प्रोवाइडेड दैट द पर्सन अगेंस्ट whom the offence is alleged to have been committed shall unless the court of session for reason to be recorded otherwise direct to be examined as a witnesses for the prosecution। तो इसमें भी कोई अंतर नहीं है। दूसरा क्लास कर रहा है कि एवरी ट्रायल अंडर दिस सेक्शन shall be held in camera if either party dare to so desire or if the court thinks so fit। चूँकि यहाँ पे थोड़ा सा ये चेंज हो गया है, यहाँ कैमरा की बात नहीं कही गई थी और इसमें जो है नहीं कैमरा का बात उसमें भी कहा गया था वो सब क्लास 2 में धारा 237 के सब क्लास 2 में, यहाँ भी कहा गया, कुछ नया नहीं है। फिर उपधारा 3 ये कह रहा है कि इफ़ इन एनी सच केसेस द कोर्ट डिस्चार्ज आर एक्विट्स ऑल आर एनी ऑफ द एक्यूज एंड इफ ऑफ ओपिनियन दैट देयर वाज नो रीजनेबल काज फॉर मेकिंग द accusation against them or any of them, it may by its order of discharge or acquittal direct the person against whom the offence was alleged to have been committed other than the president, the vice president or the governor of the state or the administrator of the union territory to show cause why he should not pay compensation to such accused or to each or any such accused when there are more than one। यहाँ पर भी वही बात कहा गया है, कंपनसेशन की बात कही गई है जो वहाँ पे था कि अगर जो गलत तरीके से किसी को अभियोजित किया जाता है और ख़ासकर इस श्रेणी में कोई व्यक्ति है तो उसके खिलाफ जो है कंपनसेशन की बात कही गई, वहाँ भी कहा गया था, यहाँ भी ये बात कही गई है। अब क्लास 4 में कह रहा है कि द कोर्ट शैल रिकॉर्ड एंड कंसिडर एनी काज विच मे बी शोन बाई द person so directed and if it is satisfied that there was no reasonable cause for making the accusation it may for reason to be recorded किया जाएगा रीजन, अगर उसके खिलाफ नहीं मामला बनता है make an order the compensation to such amount not exceeding 5,000 rupees as it may determine be paid by such person to the accused or to each of any them। देखिए यहाँ पे चूँकि 5,000 की बात कर रहा है, वहाँ 1,000 बात कहा गया था 1,000 रुपये का, तो ये थोड़ा सा जो है क्या नाम है कि अंतर दिखने को मिल रहा है। यहाँ पे 5,000 की बात कही गई है और वहाँ पे धारा 237 की उपधारा 4 में 1,000 की बात कही गई थी। फिर ये बात कर रहा है उपधारा 5 इसका कंपनसेशन अवॉर्डेड अंडर सब सेक्शन 4 शैल बी रिकवर्ड एज इट वर इन फाइन इम्पोज बाई ए मजिस्ट्रेट, ये भी उसी तरीके से जैसे वहाँ कहा गया था। फिर बाद से ये कह रहा है कि उपधारा 6 इसका नो पर्सन
who has been directed to pay compensation under subsection 4 shall by reason of such order be exempted from any civil or criminal liability in respect of the complaint made under this section, provided that any amount paid to an accused person under this section shall be taken into account in awarding compensation to such person in any subsequent civil suit relating to the same matter। तो इसमें ये कह रहा है, यहाँ पर भी सेम बातें हैं जो कि पिछले धारा में कही गई है, यहाँ पर भी कोई अंतर नहीं है। और इसका जो है उपधारा 8 कह रहा है, और धारा उपधारा 7 कह रहा है कि द पर्सन हु हैज़ बीन ऑर्डर्ड अंडर सबसेक्शन 4 टू पे कंपनसेशन में अपील फ्रॉम द ऑर्डर इन सो फार एज इट रिलेटेड टू द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू द हाई कोर्ट। तो यहाँ पर भी सेम वही उपधारा है जो धारा 237 में की उपधारा 7 में था, और उपधारा 8 में भी वेन एन ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ compensation to an accused person is made, the compensation shall not be paid to him before the period allowed for the presentation of the appeal has elapsed, or if an appeal is presented before the appeal has been decided। देखिए इसमें कुछ अंतर नहीं है, बस देखा जाए सेशन ट्रायल में तो दो जगह अंतर मिलता है। धारा का अंतर छोड़ दीजिए, क्योंकि धारा जब चूँकि एक्ट चेंज हुआ है तो धारा बदलेगा। अब हमको देखना है कि इस ट्रायल में और उसके सेशन ट्रायल में पिछले एक्ट में क्या अंतर है। तो देखिए, एक तो डिस्चार्ज के स्टेज पे अंतर दिख रहा है, और दूसरा यहाँ कंपनसेशन के अमाउंट पे जो है अंतर दिख रहा है, और तीसरा एक अंतर दिख रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी उसके ऊपर चार्ज फ्रेम किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उसका जो है साक्षात उपस्थिति ही हो न्यायालय में। तो ये तीन अंतर सेशन ट्रायल में देखा गया, पूर्व के ट्रायल में और नए के ट्रायल में। और मुझे विश्वास है कि जो इसमें बातें कही गई हैं, कोई बहुत एक्स्ट्रा चीज़ नहीं कहा गया है कि किसी को समझ में ना आवे, बस थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है, और यह बात सबको समझ में आ जाएगा। जो भी प्रैक्टिशनर हैं या जो परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी हैं, उनको ये बात समझ में आ जाएगी। जो बेसिक अंतर है ये बस वही है कि चार्ज फ्रेम होने के पहले और चार्ज फ्रेम होने के बाद कितने दिन के भीतर और कितने दिन के बाद चार्ज फ्रेम होगा, इसमें थोड़ा सा अंतर है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी चार्ज फ्रेम हो जाएगा। और तीसरा, इनके अमाउंट में अंतर पड़ा है। बाकी के सभी जितने भी कंटेंट्स हैं सब पुराने धाराओं का ही कंटेंट्स है, कोई बदलाव नहीं है। मुझे विश्वास है कि आप लोग को मेरी बात समझ में आई होगी। पुनः मैं आप लोग से इजाज़त लेना चाहता हूं। अगले वीडियो में मैं फिर एक नए एक्टिविटीज़ के साथ उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।